गुड इवनिंग एवरीबडी 11th क्लास स्टूडेंट्स। मेरे प्यारे बच्चों, आज बारी है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में पार्ट सेकंड की। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो एक रेगुलर वेरिएशन शो करती हैं एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू द बॉटम इन अ पीरियोडिक टेबल। मेरे प्यारे बच्चों, हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में एटॉमिक साइज के विषय में बताया और वो एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी कैसे है। जनरली अगर हम बात करते हैं एटॉमिक साइज की, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर, अलोंग ए पीरियड जाने पर एक रेगुलर वेरिएशन आपको देखने को मिलता है। मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज घटता है। डाउन द ग्रुप अगर आप जाते हो तो डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक साइज बढ़ता है, यानी कि एक रेगुलर वेरिएशन आपको देखने को मिलता है। लास्ट लेक्चर में हमने आपको यह भी बताया कि एटॉमिक साइज किन दो मुख्य फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। हमने आपको डायरेक्ट शॉर्टकट बताने की कोशिश की ताकि जिससे आप हर टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसे बड़े आराम से, बड़े आसानी से शॉर्ट आउट आप कर सकें। एटॉमिक साइज डिपेंड करता है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं, एटॉमिक साइज बढ़ता है। दूसरा फैक्टर हमने आपको बताया, एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर अगर बढ़ता जाता है बशर्ते सेल्स रिमेन्स द सेम। ऑलराइट, अगर सेल सेम रहते हैं तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है आपका एटॉमिक साइज घटता है। आज बारी है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में सेकंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी को, और बहुत इंपॉर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टी है जिसको कहा जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। मेरे प्यारे बच्चों, आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है अगर किसी एटम को आयन में तब्दील करना हो तो जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। यहां पर हमने एक ब्रेक लिया छोटा सा और क्या कहा, अगर एक न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम को अगर आयन में तब्दील करना है, या साधारण भाषा में हम ये कहें, अगर मेरे पास कोई गैसियस एटम है लाइक सोडियम है और उसको मुझे आयन में तब्दील करना है, मतलब उसका एक इलेक्ट्रॉन अगर मुझे निकालना है, तो जो एनर्जी मुझे उसको देनी पड़ती है उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, चलते हैं डेफिनेशन पार्ट पे। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम। मान लो मेरे पास ये सोडियम का एक गैसियस एटम है, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल। पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में 8 और तीसरे वाले में 1 इलेक्ट्रॉन। ये 11 प्रोटॉन रहे, ये इलेक्ट्रॉन रहा। अब मैं क्या करता हूं, मुझे ये मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालना है, तो मैंने इसको एनर्जी दी। जैसे ही एनर्जी दी ये इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया। अब जो एनर्जी इस लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एटम को देनी पड़ती है, मतलब एंडोथर्मिक है, एनर्जी देनी पड़ती है, उस एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी के नाम से पहचाना जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप वो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में देते हैं तो हम कहेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल, राइट। और अगर वो एनर्जी आप हीट की फॉर्म में देते हैं तो हम कहेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी को 2 और अतिरिक्त नामों से पहचाना जाता है। इसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं और इसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कहते हैं। एक बार पुनः इसकी डेफिनेशन रिपीट करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मतलब द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन या अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम या फ्रॉम ए गैसियस एटम। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर हमने नाम लिया हुआ है न्यूट्रल, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, ये तो साधारण सी बात है। आइसोलेटेड का मतलब होता है अकेले एटम की हम बात कर रहे हैं, खाली एक एटम की बात कर रहे हैं। और क्योंकि एक एटम खाली गैस के केस में ही पॉसिबल होता है एक एटम की बात करना, इसलिए हमने यहां पर गैस एटम लिखा है। क्योंकि सॉलिड में और लिक्विड में एटम्स पास पास होते हैं
तो आप अगर एनर्जी देने की कोशिश करेंगे, इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करेंगे, तो एक साथ एनर्जी जो है वो बहुत सारे एटम पर जाएगी। इसीलिए हमने, क्योंकि सिंगल एटम की बात कर रहे हैं, तो गैस एटम की बात की जा रही है, क्योंकि सॉलिड में और लिक्विड में एटम्स पास पास होते हैं, और वहां पर अगर हमने एनर्जी देने की कोशिश की तो एनर्जी एक साथ बहुत सारे एटम्स पर जाएगी। राइट, तो शुरू करते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, एंड दैट इज बात करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ऑल राइट ऑल ऑफ यू, अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एक मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को एटम से निकालने के लिए देनी पड़ती है, उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यूनिट्स, आयोनाइजेशन एनर्जी की यूनिट होती है, ज्यादातर तो हम मुख्य तौर पर जो इस्तेमाल करते हैं वो किलोजूल पर मोल का इस्तेमाल करते हैं। राइट, इसके अलावा किलो कैलोरीज पर मोल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है एज अ यूनिट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, और हम इस्तेमाल कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम को भी यहां पर यूज किया जा सकता है। अब अगर मान लो किसी एटम के अंदर एक से अधिक इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है, जैसे कि एल्यूमिनियम की हम बात करते हैं, तो एल्यूमिनियम में तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 283, तो यहां पर वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन 3 है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही लूजली बाउंड होते हैं, तो यहां पर एटम में से 3 मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को आप निकाल सकते हो। मान लो मैं एक एक इलेक्ट्रॉन बारी बारी से निकालता हूं। पहले मैंने यहां से इलेक्ट्रॉन निकाला, बना एल्यूमिनियम आयन, एल्यूमिनियम गैसियस आयन यहां पर बना। अब इस एटम से आपको पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ी, एंडोथर्मिक है, एनर्जी दे रहे हैं आप, उसको कहेंगे दैट इज फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आप फर्स्ट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, तो आपको अगर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी को डिफाइन करना है तो आप ये कहेंगे द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए न्यूट्रल गैसियस एटम। एक न्यूट्रल गैसियस एटम से पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और उसको एक मोनोवैलेंट आयन में तब्दील करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है, उसको फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के नाम से पहचाना जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, अब अगर आपको दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निकल चुका है, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन, गौर फरमाइए, निकलेगा एल्यूमिनियम आयन में से। अब यहां पर आपको निकालना है सेकंड इलेक्ट्रॉन, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन जब आप इसमें से निकालेंगे ये बनेगा एल्यूमिनियम डाइपॉजिटिव आयन। अब जो एनर्जी सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए देनी पड़ेगी उसको कहेंगे सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। इसका मतलब अगर आपको सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी डिफाइन करनी है तो कैसे करेंगे? द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन। अब किसको वो एनर्जी दे रहे हैं आप? एक मोनोवैलेंट आयन को, एक मोनोवैलेंट आयन को, टू कन्वर्ट इट इनटू ए डाइवैलेंट आयन। ये डेफिनेशन हो जाएगी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की। अब मान लो क्योंकि 3 लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, अब जो तीसरा इलेक्ट्रॉन आप निकालने वाले हैं वो एक डाई पॉजिटिव आयन में से आप निकालने वाले हैं, तो यहां पर अब जो एनर्जी आप डाई पॉजिटिव आयन को दोगे ताकि उसका लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन निकाला जा सके, टू कन्वर्ट इट इनटू ए ट्राइवैलेंट आयन, जो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी उसको आप थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। तो यहां पर कई बार एक एक नंबर में 11th क्लास में आपको यह भी ठीक से पता होना चाहिए भाई फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है। भाई एक न्यूट्रल एटम को जो एनर्जी देनी पड़ती है उसका मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए या उसको एक मोनोवैलेंट आयन में कन्वर्ट करने के लिए उसको आप फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। अब एक मोनोवैलेंट आयन को डाइवैलेंट आयन में कन्वर्ट करने के लिए उसमें से कितनी एनर्जी उसको देनी पड़े उसको सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। या आप ये कह सकते हो एक मोनोवैलेंट आयन से अगर सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना है तो जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है, और थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एल्यूमिनियम का जो एनर्जी देनी पड़ती है किसको? डाइवैलेंट आयन को, ताकि वो ट्राइवैलेंट आयन में कन्वर्ट हो जाए, उसको थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। अब मान लो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम से फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं एक साथ ही एल्यूमिनियम से अगर मैं ये तीनों इलेक्ट्रॉन एक साथ निकाल दूं, तीनों इलेक्ट्रॉन अगर एक साथ निकाल दूं तो मुझे IE1 देना पड़ेगा, एक साथ ही मुझे IE2 देना पड़ेगा,
और एक साथ ही मुझे IE3 देना पड़ेगा, IE3 देना पड़ेगा। इसका मतलब फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी भी देनी पड़ेगी, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी भी देनी पड़ेगी, और एक साथ ही मुझे थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी भी देनी पड़ेगी। इन तीनों का जो सम होगा उसको कहा जाएगा, किस नाम से उसको पहचाना जाएगा? उसको पहचाना जाएगा सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम। एक न्यूट्रल एटम में से, एक गैसियस एटम में से एक साथ अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन और थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है तो जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी के नाम से पहचाना जाता है। आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि आगे बड़ा एक न्यूमेरिकल कंटेंट आएगा, तो सबसे पहले आप पुनः एक बार इस डेफिनेशन को रिवाइज करें और फिर हम आगे बढ़ते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को एक न्यूट्रल एटम से निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। इसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहा जाता है। अगर आप एनर्जी लाइट की फॉर्म में देते हैं तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, और अगर एनर्जी आप हीट की फॉर्म में देते हैं एटम को तो उसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी के नाम से पहचाना जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, आयोनाइजेशन एनर्जी I.E से लिखा जाता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल IP से लिख देते हैं, और हमेशा यहां याद रखेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी को डेल्टा HI से रिप्रेजेंट किया जाता है, डेल्टा HI से रिप्रेजेंट करते हैं। अब चलते हैं ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पर आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है। तो यहां पर अब हमारा हेडिंग शुरू होता है, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। सबसे पहला फैक्टर है जिस पर आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है, फर्स्ट फैक्टर इज, लर्न कर लीजिए सीधा, दैट इज एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। तो पहला फैक्टर जिस पर आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है, यह आपका पहला फैक्टर होता है, दैट इज एटॉमिक साइज। इसका मतलब जिस एटम का साइज बड़ा होता है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। मेरे पास एक ये एटम है, इसका साइज बड़ा है, मेरे पास एक ये एटम है, इसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स कम है और इसका साइज छोटा है। अब मुझे एक बार इलेक्ट्रॉन यहां से निकालना है, यहां से निकालना है, और एक बार इलेक्ट्रॉन मुझे यहां से निकालना है। तो हमेशा याद रखो, हमने कहा जिसका साइज बड़ा होगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। साइज बड़ा होने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता है, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है और उसको निकालने में एनर्जी कम देनी पड़ती है। तो यहां पर एटॉमिक साइज आप याद रखेंगे, एटॉमिक साइज हाई है, और हाई होने की वजह से मतलब बड़ा है, बिग है, और बड़ा साइज होने की वजह से न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस पर कम है, जिसकी वजह से अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहता हूं तो मुझे एनर्जी कम देनी पड़ती है, यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी इस केस में होगी लो, इस केस में आयोनाइजेशन एनर्जी होगी लो। तो याद रखेंगे पहला फैक्टर कौन सा है, एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब जिसका साइज बड़ा होगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। तो अब हम प्यारे बच्चों क्या करते हैं, इसी टाइप पर अपना चलते हैं और अच्छे से क्वेश्चंस इस पर करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू को पहचानने की कोशिश करते हैं, इस टॉपिक को लेकर एग्जामिनर किस तरह के क्वेश्चंस के विषय में सोचते हैं या किस तरह के क्वेश्चंस की संरचना करते हैं। अब हम करने वाले हैं एक एक टाइप का न्यूमेरिकल, अच्छे से अच्छे टाइप का न्यूमेरिकल, जो इंपॉर्टेंट होगा क्लास 12th के लिए, इंपॉर्टेंट होगा आपके नीट और जेई एग्जामिनेशंस के लिए। क्वेश्चन आता है अरेंज द फॉलोइंग, क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग in order of आयोनाइजेशन एनर्जी। नंबर वन है मेरे पास, दैट इज लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। इन तीनों को बढ़ते हुए आयोनाइजेशन एनर्जी के क्रम में अरेंज करना है। भाई साधारण सी बात है, लिथियम का नंबर 3 होता है, सोडियम का नंबर 11 होता है और पोटेशियम का नंबर 19 होता है।
अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिथियम की होती है दैट इज 2,1, सोडियम की होती है 2,8,1 और पोटेशियम की होती है 2,8,8,1। अब आप जानते हैं ये एक तरीके से डाउन द ग्रुप ऑर्डर के एलिमेंट मैंने लिए हुए हैं। यहां पर क्या होगा, डाउन द ग्रुप जाते हैं साइज बढ़ता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। डाउन द ग्रुप गए साइज बढ़ा, यानी कि एटॉमिक साइज का ऑर्डर रहेगा, द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज विल बी, एटॉमिक साइज का ऑर्डर रहेगा लिथियम से बड़ा साइज होगा सोडियम का, सोडियम से बड़ा साइज होगा पोटेशियम का। अब मेरे बच्चे जानते हैं, आप लोग जानते हैं, यू मे बी नोइंग दैट, अभी हमने आपको बताया, क्या बताया हमने, एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। एटॉमिक साइज ज्यादा होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर हो जाएगा लिथियम की सबसे ज्यादा, उससे कम सोडियम की और सबसे कम पोटेशियम की। दिस इज गोइंग टू बी द ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। ये आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर होगा। और अब आप रीजन भी बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या है उसका रीजन, उसका रीजन सीधा सीधा ये होता है, द रीजन बिहाइंड दैट इज, व्हाट इज द रीजन, बिकॉज वी नो दैट एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं पीरियोडिक टेबल की तरफ। इसका मतलब पहला रीजन अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बैठा लीजिए। क्या है पहला रीजन, बहुत अच्छे से, कैमरामैन यश अब आगे आए। पहला हमारा रीजन है, हमने बताया आयोनाइजेशन एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। अब हम जैसे जैसे आगे आपको पढ़ा रहे हैं, इसका कदापि भी मतलब ये नहीं है कि आप पिछला जो पढ़ाया हुआ है उसे भूल जाएं, उसे भी साथ के साथ याद रखें। अब मेरे प्यारे बच्चों, से फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, और पीरियोडिक टेबल में हमने आपको बताया था डाउन द ग्रुप जाएंगे साइज बढ़ता जाएगा, साइज बढ़ता जाएगा, और डाउन द ग्रुप जाने पे अगर साइज बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। अब मेरा सवाल आपसे है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सीजियम तक की बात करते हैं। आप बताओ सबसे बड़ा साइज सीजियम का, इसका मतलब सीजियम की आयोनाइजेशन एनर्जी पहले ग्रुप में सबसे कम होगी। क्यों होगी कम? क्योंकि एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। कल हमने साथ के साथ आपको यह भी बताया था, अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, लेफ्ट टू राइट जाते हो, तो एक पीरियड में जब चलते हैं नंबर ऑफ शेल्स तो सेम रहते हैं, एटॉमिक नंबर बढ़ता है। इसका एटॉमिक नंबर 3 है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, खींच के रखो इसको, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9। अब अगर नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं और एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो साइज घटता है। 17th ग्रुप का साइज सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा होता है, तो 17th ग्रुप का साइज छोटा, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। इसका मतलब ग्रुप 1 का साइज सबसे बड़ा होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है इस ग्रुप के एलिमेंट्स की। और ग्रुप 17 की अगर हम बात करें तो 17 का साइज सबसे छोटा होता है और आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है अप टू ग्रुप 17। अब मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर हम क्या करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब आपको अरेंज करना है कार्बन, आपको अरेंज करना है ऑक्सीजन और आपको अरेंज करना है फ्लोरीन। इनको आपको तीनों को बढ़ते हुए आयोनाइजेशन एनर्जी के क्रम में अरेंज करना है, इन द ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। मेरे प्यारे बच्चों, करते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट। सॉल्यूशन है यहां पर, नाउ द सॉल्यूशन फॉर द सेकंड पार्ट स्टार्ट्स। यहां पर ये रहा आपके पास कार्बन, ये रहा ऑक्सीजन और ये रहा फ्लोरीन। कार्बन नंबर 6, ऑक्सीजन नंबर 8, फ्लोरीन नंबर 9। लिखते हैं पहले इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हो जाएगा दैट इज 2,4, यहां हो जाएगा 2,6 और यहां हो जाएगा 2,7। इसका मतलब तीनों में सेल्स बराबर हैं, और आप जानते हैं अगर तीनों में सेल्स बराबर हैं तो एटॉमिक साइज डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर पे। अब एटॉमिक साइज यहां पर तय करेगा एटॉमिक नंबर, और आप जानते हैं, क्या जानते हैं आप ये जानते हैं इस केस में यहां पर इसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा, मतलब साइज
सबसे कम, इसका एटॉमिक नंबर सबसे कम, मतलब साइज सबसे ज्यादा। तो साइज का ऑर्डर आपका हो जाएगा, कार्बन का साइज सबसे बड़ा होगा, फिर ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको पता है कि एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। जो ऑर्डर एटॉमिक साइज का होगा उसका जस्ट ऑपोजिट आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर होगा। तो यहां पर अब हम लिखते हैं ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, और आयोनाइजेशन एनर्जी का आपका ऑर्डर हो जाएगा जस्ट रिवर्स ऑफ इट। कार्बन से ज्यादा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज्यादा होगी फ्लोरीन, और आप यहां पर रीजन इंडिकेट कर देंगे बिकॉज एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। बहुत प्यार से, बहुत आसानी से, बहुत चीजें सरल हैं, बहुत आसान है, और बोर्ड के लिए डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे जिस तर्ज पे, जिस सेंस में आपको लेके चला जा रहा है और जिस तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है। आप बहुत आसानी से नीट और जेईई के क्वेश्चंस भी क्रैक कर सकते हैं। बढ़ाते हैं वोल्टेज ऑफ द क्वेश्चंस स्टेप बाय स्टेप। अब मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा क्वेश्चन आपसे आता है। तीसरा क्वेश्चन आता है, एक एलिमेंट ए है जिसका एटॉमिक नंबर है 5, एक एलिमेंट बी है जिसका एटॉमिक नंबर है 11, एक एलिमेंट सी है जिसका एटॉमिक नंबर है 19, और एलिमेंट डी है जिसका एटॉमिक नंबर है 16। अब आपको इन चारों एलिमेंट्स को बढ़ते हुए आयोनाइजेशन एनर्जी के क्रम में लिखना है। सबसे पहले तो अपने मन में एक गांठ बांध लीजिए, और गांठ ये है, इस बात को बिल्कुल मन में बैठा लीजिए कि आपको जब जब आयोनाइजेशन एनर्जी पर क्वेश्चन आए, पहले आप एटॉमिक साइज पर जाओ। और आप जानते हो एटॉमिक साइज दो फैक्टर पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सेल्स पर डिपेंड करता है सबसे पहले, और अगर नंबर ऑफ सेल्स सेम हो जाते हैं तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है उसका साइज कम होता है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं, दैट इज पार्ट थर्ड, सॉल्यूशन ऑफ पार्ट थर्ड। थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, एलिमेंट ए एटॉमिक नंबर 5, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2,3। एलिमेंट बी का एटॉमिक नंबर है 11, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 281। एलिमेंट सी नंबर है 19, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8,1। एलिमेंट डी उसका नंबर है 16, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 286। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। अब आप जानते हैं, क्या जानते हैं आप, कि यहां पर इसमें 2 शेल हैं, इसमें 3 शेल हैं, इसमें 3 शेल हैं और इसमें 4 शेल हैं। तो एटॉमिक साइज में सबसे पहले आप एटॉमिक साइज का ऑर्डर लिखें। अब बड़ा सिंपल है भैया, इसमें 4 सेल हैं, 4 सेल हैं तो साइज सबसे बड़ा है, इसका मतलब सी का साइज सबसे बड़ा होगा। अब इसमें भी 3 शेल हैं और इसमें भी 3 शेल हैं। आप जानते हैं भली भांति कि जिसमें अगर नंबर ऑफ सेल सेम हो जाए तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है उसका साइज कम होता है। इसका मतलब 16 का साइज छोटा होगा और 11 का साइज बड़ा होगा, बिकॉज एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। तो अब नंबर 2 पे जो साइज में आएगा वो बी आएगा, इसके बाद डी आएगा, और क्योंकि इसमें सेल सबसे कम है तो इसका साइज सबसे छोटा होगा। अब आपने इनको एटॉमिक साइज के ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब आयोनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर में लिखना बहुत सरल है, बहुत आसान है, बड़े प्यार का काम है। कैसे आप लिख देंगे, ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी इनवर्स टू द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज। इसका मतलब सी की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम, बी की उससे ज़्यादा डी, और सबसे ज़्यादा जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो ए की होगी। इस प्रकार आप हंसते खेलते मुस्कुराते हुए इस टाइप के क्वेश्चंस को बड़े प्यार से करके ले जाएंगे। अब हम एक क्वेश्चन आपको ट्राई के लिए देते हैं, और क्वेश्चन है, एलिमेंट ए है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 बी एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 1s2 2s2 एंड दिस इज 2p2। इसके बाद सी एलिमेंट है आपके पास 1s2 2s2 2p6 3s1, और डी एलिमेंट है आपके पास दैट इज 1s2 2s2 एंड दिस इज 2p4। अब आपने क्या करना है, ए बी सी और डी को, ये आपके लिए होमवर्क बनता है, इसे आप ट्राई करेंगे, इसकी आप कोशिश करेंगे। मैं ये कहता हूं साथ के साथ अभी ट्राई करना शुरू कर दो, करते रहो। हम आपको मौका दे रहे हैं, सोचने का मौका दे रहे हैं। ऑल राइट,
या आप इसका आंसर हमें लेक्चर के बाद हमारे रजिस्टर्ड व्हाट्सएप नंबर पर भी आप इसका आंसर हमें भेज सकते हैं। ऑल राइट ऑल ऑफ यू, चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस की तरफ, चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। सेकेंड फैक्टर आता है अब जिस पर आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है, और सेकेंड फैक्टर है मेरे प्यारे बच्चों आपका, दैट इज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है अगर किसी एलिमेंट कोई स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में है, कॉन्फ़िगरेशन स्टेट में है, मजबूत स्टेट में है, राइट, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन अगर निकालोगे तो उसके नेबर से ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। इस लाइन को आप अभी नोट कर लीजिए। हमने कहा अगर कोई एलिमेंट या किसी एलिमेंट की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट वाले सबशेल की अगर स्टेबल स्टेट में है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने में उसके नेबर से, उसके पड़ोसियों से एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। अब देखते हैं स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन सी होती है। आपको हमने बताया हुआ है एक सबशेल जब आधा भर जाता है तब भी स्टेबल होता है, और एक सबशेल जब पूरा भर जाता है तब भी स्टेबल स्टेट होती है। एग्जाम्पल के तौर पे एस में अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएं तो पूरा भर गया एस सबशेल, तो ये उसकी स्टेबल स्टेट है। अब अगर एस में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमें इसके दोनों पड़ोसियों से एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। चलते हैं पी की बात करते हैं। पी में आप जानते हो 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो पी की 2 स्टेबल स्टेट है, एक P3 और एक है आपका दैट इज P6। इसके बाद आप और जानते हैं डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो डी की 2 स्टेबल स्टेट है, जब डी या तो आधा भर जाए या डी पूरा भर जाए, तो ये इनकी स्टेबल स्टेट्स हैं। अगर कोई एलिमेंट इन फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पाया जाता है, मतलब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पाया जाता है, तो उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है, उनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो नेबर से ज़्यादा होगी। कैसे समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। अब हमने आपको एग्जाम्पल दिया, और एग्जाम्पल दिया दैट इज अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, अरेंज द फॉलोइंग, क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग in order of ionization energy, in order of, arrange the following in order of ionization energy. A, that is carbon, nitrogen, oxygen, fluorine. B, that is lithium, beryllium, boron और कार्बन। आपको क्या करना है, इनको ऑर्डर ऑफ बढ़ते हुए आयोनाइजेशन एनर्जी के क्रम में अरेंज करना है। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, एज यूजुअल जो आप करते आए हैं उसे ही आप करिएगा, जिस तरीके से आप सॉल्यूशन देते हैं। यहां पर हम शुरू करते हैं सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन ए पार्ट का। यहां पर आपके 4 एलिमेंट्स हमने लिए हुए हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ये रहा कार्बन, ये रहा नाइट्रोजन, ये रहा ऑक्सीजन और ये रहा फ्लोरीन। नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 2p2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं नाइट्रोजन की, ये सेम रहेगा 1s2, 2s2, यहां पर आएगा दैट इज 2p3, ये सेम है, मतलब ये लिखना है, ये लिखना है। यहां पर ये भी सेम आएंगे, और यहां आएगा दैट इज 2p4, यहां पर ये आप सेम लिखेंगे, और यहां पर आएगा 2p5। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप किस तरीके से आंसर देते? आप आंसर देते भाई सबसे पहले आप एटॉमिक साइज का ऑर्डर लिखते, और एटॉमिक साइज में आप जानते हैं क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं और इसमें भी 2 हैं। ऑल राइट भैया, 1 शेल और ये 2 शेल, सब में 2-2 शेल हैं। अब अगर नंबर ऑफ शेल सेम होते हैं तो साइज डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर पे, और आप जानते हैं यहां पर कार्बन का एटॉमिक नंबर सबसे कम, तो इसका साइज सबसे ज्यादा होगा, उससे कम साइज नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन। अब एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या होना चाहिए?
एक्सपेक्टेड ऑर्डर अब आपका ये होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द साइज। एक्सपेक्टेड ऑर्डर, एक्सपेक्टेड आयोनाइजेशन एनर्जी, आपकी एक्सपेक्टेड आयोनाइजेशन एनर्जी इन अकॉर्डेंस विद एटॉमिक साइज ये होनी चाहिए, कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन की होनी चाहिए, नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से ज्यादा फ्लोरीन। अगर हम केवल और केवल साइज की बात करते हैं तो शायद आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर ये होना चाहिए, लेकिन हमने कहा, क्या कहा, सेकेंड फैक्टर में हमने कहा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप याद रखें, अगर कोई एलिमेंट, उसका कोई सबशेल अगर स्टेबिलिटी की स्टेट में है, मतलब अगर सबशेल हाफ फिल्ड है या फुल्ली फिल्ड है, जैसे कि नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन जो निकलना है वो स्टेबल हाफ फिल्ड सबशेल से निकलना है, इसमें से निकलना है, स्टेबल हाफ फिल्ड सबशेल से निकलना है। अगर स्टेबल हाफ फिल्ड या फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो उस केस में जो इसके नेबर्स हैं, चाहे कार्बन है चाहे ऑक्सीजन है, इनमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। मतलब नाइट्रोजन से अगर इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आपको आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से भी ज्यादा देनी पड़ेगी और कार्बन से भी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो अब हम यहां पर लिखते हैं एक्चुअल आयोनाइजेशन एनर्जी। अब एक्चुअल आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी कि नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी कार्बन से भी ज्यादा हो जाएगी और ऑक्सीजन से भी ज्यादा हो जाएगी। नाइट्रोजन से ज्यादा तो ऑटोमेटिकली यहां पर साइज ने भी बताई हुई है, लेकिन ऑक्सीजन से भी ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब एक्चुअल ऑर्डर आ जाएगा, कार्बन से ज्यादा ऑर्डर हो जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन से ज्यादा हो जाएगी नाइट्रोजन की और सबसे ज्यादा हो जाएगी फ्लोरीन की। इसमें मेन पॉइंट जो हाईलाइट करना है वो मेन पॉइंट ये वाला हाईलाइट करना है कि नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर कोई एलिमेंट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत आता है तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी उसके पड़ोसी से ज्यादा हो जाएगी, उसके नेबर से, केवल नेबर से ज्यादा हो जाएगी। चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों, इसी का सेकंड क्वेश्चन है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन और कार्बन। अब हमें इनको अरेंज करना है बढ़ते हुए आयोनाइजेशन एनर्जी के क्रम में, राइट? करते हैं, इसको भी करने की कोशिश करते हैं। देखिए अब इस पार्ट पर चलते हैं, दैट इज लिथियम। लिथियम के बाद हम बात करते हैं लिथियम, बेरिलियम। उसी तरीके से आगाज करेंगे, बिल्कुल सेम उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। देखो यहां पर है, सबसे पहले बात करेंगे लिथियम की। लिथियम का नंबर 3, बेरिलियम का नंबर 4, बोरोन का नंबर 5 और इसके बाद कार्बन का नंबर 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1। यहां पर हो जाएगा 1s2 दैट इज 2s2। यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p1। यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 1s2 2s2 2p2। मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले साइज का ऑर्डर लिखिए। साइज का ऑर्डर, यहां 2 शेल, यहां 2 शेल, यहां भी 2 शेल, ये 2 शेल हैं, ये 2 शेल हैं, राइट? नंबर ऑफ शेल सेम है, तो आप जानते हो साइज का ऑर्डर क्या होगा। साइज का ऑर्डर हो जाएगा दैट इज एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। तो आपका लिथियम का साइज, लिथियम के साइज की अगर हम बात करें, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम उसका साइज सबसे बड़ा, लिथियम का साइज सबसे बड़ा, उससे छोटा बेरिलियम, बोरोन, फिर आएगा कार्बन। अब चलते हैं फिर साइज के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए। आप जानते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। तो ऑर्डर ये होना चाहिए कि भाई लिथियम से ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम की होनी चाहिए, बेरिलियम से ज्यादा बोरोन की होनी चाहिए और बोरोन से ज्यादा कार्बन की होनी चाहिए। ऑर्डर भी ऐसे ही होता है, बशर्ते बीच में किसी एलिमेंट की स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना हो। और अब आप देखो यहां पर S जो बेरिलियम है,
बेरिलियम है वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर है, इसका s सबशेल पूरा भरा हुआ है। तो होगा क्या, जो ये आपका बेरिलियम है इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो बोरॉन से ज्यादा हो जाएगी। जिसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी पड़ोसी से ज्यादा होती है। तो अब आप ऑर्डर ठीक करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिथियम से ज्यादा बोरोन, बोरोन से ज्यादा बेरिलियम, बेरिलियम से ज्यादा कार्बन, और बस हाईलाइट कर देंगे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रोल ये रहा। होना तो चाहिए थे बोरोन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, लेकिन होती है बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आकर हमने आपको सारे बहुत इंपॉर्टेंट जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप थे वो सारे के सारे करा दिए। अब एक बड़ा प्यारा नीट के लिए और जेई के लिए क्वेश्चन बनता है। नीट और जेई के लिए क्वेश्चन क्या बनता है मैं उसको डायरेक्टली यहां पर आपको समझा देता हूं। और नीट और जेई के लिए क्वेश्चन बनता है ये कि अरेंज द एलिमेंट्स ऑफ पीरियड 2, पीरियड 2 के सभी एलिमेंट्स को। थर्ड क्वेश्चन है, नीट और जेई का सपना देखने वालों के लिए बहुत प्यारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवन फॉर ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स ऑल्सो। पीरियड 2 के सारे एलिमेंट्स लिखिए। पहले आपने लिखा लिथियम, फिर आपने लिखा बेरिलियम, इसके बाद बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। अब इन सब को बढ़ते हुए आयोनाइजेशन एनर्जी के क्रम में अरेंज करिए। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले साइज के ऑर्डर में अरेंज करते हैं। यहां पर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डायरेक्ट आपको कराएंगे, गौर से देखते रहिएगा। अब सबसे पहले हम लिखते हैं एटॉमिक साइज का ऑर्डर। एटॉमिक साइज का ऑर्डर, एटॉमिक साइज का ऑर्डर क्या होना चाहिए भाई? आप जानते हैं एक पीरियड में जैसे ही जाते हैं एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, शेल तो सेम रहता है। तो इसका मतलब सबसे बड़ा साइज लिथियम का होगा, सबसे छोटा साइज फ्लोरीन का होगा, और साइज फिर से नियोन का ज्यादा हो जाता है क्योंकि नोबल गैस का वंडरवॉल रेडियाई होता है, उनका साइज वंडरवॉल रेडियाई की फॉर्म में मापा जाता है। तो पहले साइज का ऑर्डर लिखते हैं। साइज का ऑर्डर ये हो जाएगा, लिथियम का साइज सबसे बड़ा, फिर बेरिलियम का, फिर बोरोन, उसके बाद कार्बन, कार्बन फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, और फ्लोरीन से बड़ा होता है नियोन। फ्लोरीन से बड़ा होता है नियोन। ऑल राइट ऑल ऑफ यू, फ्लोरीन से बड़ा होता है नियोन। अब एक्सपेक्टेड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए? एक्सपेक्टेड आयोनाइजेशन एनर्जी ये होनी चाहिए, जस्ट ऑर्डर रिवर्स होना चाहिए। रिवर्स में क्या हो जाएगा? रिवर्स में ये हो जाएगा कि भाई लिथियम से ज़्यादा होनी चाहिए बेरिलियम की, बेरिलियम से ज़्यादा होनी चाहिए बोरोन की, बोरोन से ज़्यादा कार्बन, उससे ज़्यादा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, और फिर होना चाहिए नियोन। यहां पर हमने लिखा एक्सपेक्टेड, लेकिन एक्चुअल ऐसा होगी या नहीं होगी? एक्चुअल में हम जब आंसर देते हैं तो हम स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी कंसीडर करते हैं। अगर इनमें से जिन जिन की स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी उनके पड़ोसियों से ज्यादा होती है, बस इतनी सी तब्दीली करनी है। और अगर किसी की स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है तो ऑर्डर एज इट इज छोड़ देना है। लेकिन देखते हैं किस किस की स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है बेरिलियम की, क्योंकि यहां पर 2s2 होगा। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आपकी दैट इज नाइट्रोजन की, क्योंकि यहां पर आपका 2p3 होगा जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है नियोन की, क्योंकि यहां पर होगा 2p6। तो होगा क्या, जिन जिन की स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी उनके पड़ोसियों से ज्यादा होगी। इसका मतलब इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बोरोन से ज्यादा होगी और नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा होगी। तो करेक्ट ऑर्डर हम इधर लिख देते हैं। करेक्ट ऑर्डर अब मैं यहां पर लिखता हूं। करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा मेरा बेटे एक्चुअल आयोनाइजेशन एनर्जी। एक्चुअल आयोनाइजेशन एनर्जी
इधर से पढ़ना आप शुरू करिए। लिथियम से ज्यादा बेरिलियम, बेरिलियम से ज्यादा दैट इज लिथियम से ज्यादा बोरोन, और बोरोन से ज्यादा बेरिलियम। बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी बोरोन से ज्यादा होगी। अब कौन आएगा? कार्बन। कार्बन से ज्यादा होगी नाइट्रोजन की, लेकिन नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज्यादा हो जाएगी, तो फिर आएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से ज्यादा होगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज्यादा होगी, फिर आएगा फ्लोरीन, और फ्लोरीन से ज्यादा होगा नियोन। फ्लोरीन से ज्यादा होगा नियोन। कहां कहां पर चेंज आया उसे हाईलाइट करते हैं। चेंज आया बोरोन और बेरिलियम में, चेंज आया नाइट्रोजन में और ऑक्सीजन में, यहां चेंज आया, और चेंज आया फ्लोरीन और नियोन में, क्योंकि यहां भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, यहां भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, और यहां भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। नीट का, जेईई का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आशा करता हूं यह क्वेश्चन आपके मस्तिष्क में बहुत अच्छे से उतर गया होगा। अब मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। टाइप ए क्वेश्चन, टाइप बी क्वेश्चन हमने कराया, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इवन फॉर द टीचर्स एज वेल, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन कराया। पीरियड 2 के सारे एलिमेंट्स लिख के उनको बढ़ते हुए आयोनाइजेशन एनर्जी के क्रम में हमने अरेंज किया। टेक द स्क्रीनशॉट। मेरे प्यारे बच्चों, चलते हैं फाइनल टाइप की तरफ, और फाइनल टाइप है हमारा एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। दूसरा फैक्टर हमने देखा, जिस एलिमेंट की स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है उसके पड़ोसी से आयोनाइजेशन एनर्जी उसके नेबर से ज्यादा होती है। अब चलते हैं तीसरे की तरफ। तीसरा फैक्टर है हमारा पॉजिटिव चार्ज। हमेशा याद रखो, पॉजिटिव चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी एंड नेगेटिव चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। इसका मतलब किसी एलिमेंट पर या किसी एटम पर अगर पॉजिटिव चार्ज है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, और अगर किसी एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम देनी पड़ेगी। एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया जाए, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। किस किस को अरेंज करना है? सोडियम एंड सोडियम आयन। मेरे प्यारे बच्चों, साधारण सी बात है, सीधी सी बात है। ये सोडियम है, एक बार इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालना है, एक बार इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालना है, और एक बार इलेक्ट्रॉन जो निकालना है वो सोडियम आयन में से निकालना है। अगर सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकला, अगर सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकला तो बनेगा सोडियम आयन, और अगर सोडियम आयन में से इलेक्ट्रॉन निकला तो बनेगा सोडियम डाई पॉजिटिव आयन। हमने आपको बताया पॉजिटिव चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। सीधा सीधा आंसर दे सकते हैं, और आंसर ये है भाई, अगर हम इलेक्ट्रॉन सोडियम आयन में से निकालेंगे तो ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम आयन विल बी हाई, ये हाई होगी। अब रीज़न क्या है भाई? एटम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी, इलेक्ट्रॉन को निकालने में उतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ऑल राइट, लेकिन आपको एक्सप्लेनेशन ना लिख के आपको राइट ऑप्शन सेलेक्ट करना आना चाहिए। अब मैं आपसे पूछता हूं बी पार्ट, बताओ भाई, एक बार क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन निकालना है, बनाना है Cl पॉजिटिव, और एक बार Cl नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन निकालना है, यहां बनेगा Cl। कौन जल्दी से इलेक्ट्रॉन दे देगा? तो हमने आपको बताया पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी, और अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। इसका मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी कम देनी पड़ेगी, और क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ Cl विल बी मोर। अब आता है लास्ट में बहुत बहुत प्यारा प्यारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितने सहज तरीके से हमने कहा। चलिए, थर्ड पार्ट है इंपॉर्टेंट पार्ट। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास सोडियम है। ऑल राइट ऑल ऑफ यू, आई हैव सोडियम। सोडियम में से मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p6 एंड दिस इज 3s1।
अब अगर पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हम लिखेंगे IE1, और आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो 3s1 में से निकलेगा, बनेगा सोडियम आयन, बनेगा सोडियम आयन। पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो लिखेंगे IE1 मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब अगर आप पहला इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम में से निकाल रहे हैं तो मैग्नीशियम का नंबर 12 होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2 2p6, 2s2 2p6 एंड 3s2। यहां पर आप जो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे वो 3s2 में से निकालेंगे और ये लिखेंगे IE1 फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। यहां पर बनेगा मैग्नीशियम आयन। अब कंपेयर करो आयोनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करो। आपको आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करनी है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम की ज़्यादा होगी या फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम की ज़्यादा होगी। पहले एटॉमिक साइज देखिए, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस देखिए। यहां पर सीधा सीधा सा आंसर है 3 शेल इसमें, 3 शेल इसमें, लेकिन यहां पर जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में से निकलेगा, और अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। स्टेबल क्यों है? क्योंकि यहां पर एस सबशेल फुल्ली फिल्ड है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसका मतलब सीधा आंसर यहां पर आ जाएगा IE1। यहां पर हम लिख लेंगे आंसर, दैट इज नोट दैट IE1 फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज लेस देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम। चलो बच्चों, अब निकालते हैं सेकेंड इलेक्ट्रॉन, यानी कि सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी अब कंपेयर करते हैं। अब जब ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो बचेगा 1s2, 2s2, 2p6। जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएगा 3s2 में से तो बचेगा 1s2, 2s2 एंड दिस इज 2p6 एंड 3s1। इसका मतलब अब अगर सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालोगे आपको एनर्जी देनी पड़ेगी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। उस वक्त इलेक्ट्रॉन निकलेगा 2p6 में से, एक स्टेबल फुल्ली फिल्ड p सबशेल में से। और अगर अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन अगर आप मैग्नीशियम से निकालते हो तो जो एनर्जी देनी पड़ेगी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी आप उसे बोलेंगे। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन आप निकालेंगे वो इलेक्ट्रॉन अब निकलेगा 3s1 में से। दोनों का रिलेटिव कंपैरिजन करते हैं। ये स्टेबल फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसका मतलब सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम की सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम से ज्यादा होगी। तो अब आप यहां पर लिखेंगे दैट इज सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज ग्रेटर देन सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम। आंसर रहेगा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑर्डर लिखिए, अकॉर्डिंग टू साइज लिखिए, बस सतर्क रहिए, ध्यान रखिए बीच में एलिमेंट की स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना हो। अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो उसके केस में आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है। यहां पर मेरे प्यारे बच्चों एक होमवर्क मैं आपको अभी लिख देता हूं। लेक्चर के बाद आपने क्या करना है, होमवर्क के तौर पर इस क्वेश्चन को आपने घर पे ट्राई करना है। क्वेश्चन क्या है नोट करिए। क्वेश्चन है कंपेयर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन वर्सेस फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ दैट इज ऑक्सीजन। साथ के साथ कंपेयर करिए सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन वर्सेस सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन। ये मेरे प्यारे बच्चों ये आपका होमवर्क रहेगा कि आपने फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की आपने आपस में कंपेयर करनी है। अब मैं आपसे अनुरोध करता हूं फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और बढ़ते हैं लास्ट टाइप की तरफ। प्यारे बच्चों चलते हैं लास्ट टाइप की तरफ। 12th क्लास स्टूडेंट्स,
आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। अब हमने हेडिंग लिखा है एप्लीकेशन। आयोनाइजेशन एनर्जी कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन ये है कि आपको अगर आयोनाइजेशन एनर्जी की पूरी नॉलेज है तो उससे आप नेचर ऑफ द एलिमेंट भी बता सकते हैं कि वो मेटल है, नॉन मेटल है या नोबल गैस है, और साथ के साथ आप ये भी बता सकते हैं कि एक एलिमेंट के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। यानी कि एप्लीकेशन है टू टेल द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। आप इससे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड ऑल्सो द नेचर ऑफ एलिमेंट। आप ये सब बातें बड़े इजीली आयोनाइजेशन एनर्जी कॉन्सेप्ट से बता सकते हैं। कैसे? एक क्वेश्चन लेके इस बात को समझते हैं, एक एग्जांपल लेके इस बात को समझते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाता है टेल द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फॉलोइंग। आपने केसेस आपको दे रखे हैं, एक एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी आपको दे रखी है। मतलब सेम एलिमेंट में पहला इलेक्ट्रॉन निकाला गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला गया, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाला गया और चौथा इलेक्ट्रॉन निकाला गया। ये हमारे पास एलिमेंट है, एलिमेंट ए। ऑलराइट, और आपको बताया हुआ है डेटा, ये बताया हुआ है एक एलिमेंट ए है, उसका पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा और चौथा इलेक्ट्रॉन निकाला गया। जब पहला इलेक्ट्रॉन निकाला गया तो 500 किलो जूल एनर्जी देनी पड़ी, दूसरा निकाला गया तो 1000 देनी पड़ी, और अगर तीसरा निकालते हैं तो 11000 एनर्जी देनी पड़ी, और अगर चौथे वाला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो 13000 किलो जूल एनर्जी देनी पड़ी। मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ने से पहले मेरा एक सवाल आपसे है। सवाल ये है, अगर मेरे पास ये कोई एटम है, ये इसका न्यूक्लियस रहा, ये पहला सेल रहा, ये पहला सेल रहा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये दूसरा सेल रहा जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि ये पूरा भरा हुआ है। ये तीसरा सेल रहा जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। अब आप इलेक्ट्रॉन निकालते हैं और उसके लिए एटम को एनर्जी देते हैं। आपने इस इलेक्ट्रॉन को जब निकाला तो आपको लगा कि आपको एनर्जी देनी पड़ी 500 किलो जूल, राइट? 500 किलो जूल आपको एनर्जी देनी पड़ी। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा तो ये सेल भी खत्म हो जाएगा, ये सेल भी खत्म हो जाएगा। अब आपको एनर्जी देनी पड़ेगी इस वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, लेकिन ये तो सेल पूरा भरा हुआ है, कंप्लीट है, पूरा का पूरा ऑक्टेट या सब सेल पूरा भरा हुआ है। इस केस में इलेक्ट्रॉन को निकालने में, एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, आपको एनर्जी बहुत बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी पहले वाले के मुकाबले। जैसे आपको एनर्जी देनी पड़ी 5500 किलो जूल। तो मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे तो केवल 500, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो हजारों में एनर्जी देनी पड़ रही है, वो भी 5000 से ऊपर, राइट? इसका मतलब यहां पर गैप नोट करो आप, आपको गैप आया 5000 किलो जूल का। याद रखना, रिमेंबर दैट, अगर बहुत ज्यादा गैप आए इलेक्ट्रॉन को निकालने में, बहुत ज्यादा गैप अगर इलेक्ट्रॉन को निकालने में आपको ऑब्जर्व होता है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है वो पूरे भरे हुए सबशेल या सेल में से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तभी एकदम इतना ज्यादा डिफरेंस आएगा। तो अपने माइंड में लॉक कर लीजिए, अगर आपकी आयनाइजेशन एनर्जी में डिफरेंस बहुत ज्यादा आता है तो वो तभी आएगा जब इलेक्ट्रॉन एक पूरे भरे हुए शेल या सबशेल में से निकल रहा है। चलो यहां पर गैप देखिएगा, ओनली 500, यहां पर गैप देखिएगा सीधा 10,000। अब आप मुझे बताओ, एक लार्ज गैप आपको यहां पर देखने को मिला, इसका मतलब क्या है? पहला इलेक्ट्रॉन भी इजीली निकल गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इजीली निकल गया, इसका मतलब लास्ट वाले शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन थे। जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाला गया तो 10,000 एनर्जी का गैप आ गया। वो गैप क्यों आया? क्योंकि इस बार जो इलेक्ट्रॉन आप निकाल रहे हैं
वो एक फुल्ली फिल्ड शेल में से निकाल रहे हैं। इसका मतलब ये लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन केवल ये ही थे। इसका मतलब दो ही थे केवल, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स वर देयर इन वैलेंस शेल, या केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन ऐसे थे जो लूजली बाउंड थे। अब हमने यहां पर एक चीज और लिखी है, नेचर ऑफ द एलिमेंट। मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहां पर एक और केस लेता हूं, और केस हमारा कुछ इस प्रकार है। स्क्रीनशॉट लेते रहिए, बेस्ट पार्ट है ये। जनरली बच्चा कहीं का भी हो, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आसानी से कर नहीं सकता। स्क्रीनशॉट लो फटाफट। अब मैं यहीं पर लेता हूं दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाडलों, आई हैव द सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल है, एक एलिमेंट है मेरे पास जहां पर एनर्जी पहली ही इलेक्ट्रॉन को निकालने में 10,000 देनी पड़ रही है, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में 12,000, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में 13,000 एनर्जी देनी पड़ रही है, और चौथा इलेक्ट्रॉन निकालने में 15,000 एनर्जी देनी पड़ रही है। गैप नोट करो, पहली इलेक्ट्रॉन निकालने में यहां 500, यहां सीधा 10,000। इसका मतलब क्या हुआ? पहला ही इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हुए शेल में है, पूरे भरे हुए शेल में। इसका मतलब प्रिडिक्ट द एलिमेंट, बताओ एलिमेंट कौन से ग्रुप का है। इसका मतलब एलिमेंट जो है वो एक इनर्ट गैस का है, वो एक इनर्ट गैस का है, क्योंकि इनर्ट गैस में ही जो शेल होता है वो पूरा भरा हुआ होता है, और शेल पूरा भरा हुआ है, शेल पूरा भरा हुआ है, इसीलिए पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी देनी पड़ रही है वो 10,000 के आसपास, अर्थात बहुत बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है। मेरे प्यारे बच्चों, अब मेरा संदेश अपने बेटों के नाम, और मेरा संदेश सीधा सीधा आप लोगों के लिए ये है, इस प्रकार हमने हर टाइप का क्वेश्चन आपको यहां पर कवर अप कराने की कोशिश की। टॉपिक था आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम। 3 फैक्टर पर यह डिपेंड करता है, एटॉमिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी, एंड माइनस चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। हमने हर लेवल का क्वेश्चन आपको कराया, और इतने क्वेश्चंस हमने आज के लेक्चर में आपको करा दिए। किसी बुक, किसी रिफ्रेशर और किसी कॉम्पिटिटिव सीरीज के क्वेश्चंस को देखने की जरूरत नहीं है। हर लेवल का क्वेश्चन अपने बच्चों की थाली में हमने परोस के दिया है। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।